नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। लंबा टाइम हो गया हमारा लास्ट जो सेशन हुआ था, आई थिंक लगभग 1 महीने के करीब हो गया है और आप लोगों से दूर थे, बच्चों की कॉल्स आती रहीं। तो चलिए एक लंबे अंतराल के बाद में एक बार फिर से आप लोगों के साथ में है और आज के इस सेशन में हम केवल डिस्कस करने वाले हैं DSSB को लेकर के जो अपकमिंग एग्ज़ाम है नर्सिंग ऑफिसर के लिए। दिल्ली गवर्नमेंट जिस एजेंसी के थ्रू नर्सिंग ऑफिसर का रिक्रूटमेंट करती है वो एग्ज़ाम कब आना था और अभी तक नहीं आ पाया, इसके पीछे क्या रीज़न है, आज के इस वीडियो में हम लेंथ में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ में अगर DSSB आने वाली है तो DSSB की प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है, कैसी और क्या उसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आज के इस वीडियो में हम लेंथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि DSSB ने हमें जो पिछले दिसंबर जनवरी में ही बता दिया था कि नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन हम कब रिलीज कर देंगे, फरवरी 2022 में, और इसके लिए जो एग्जाम है वो करा देंगे मई से लेकर के जून के बीच में। और हमने भी बार बार अपने सेशंस में आपको चेताया कि फरवरी में DSSB का नोटिफिकेशन आ जाएगा, मई जून मैक्सिमम जुलाई तक इसका एग्जाम हो जाएगा। लेकिन अभी तक इन चीज़ों में से किसी का कोई अता पता नहीं है, मतलब नोटिफिकेशन भी नहीं आ पाया है और नर्सिंग में जिस तरीके से हम प्रिपरेशन करते हैं बच्चे उसके हिसाब से डीमोटिवेटेड हैं, तैयारी शुरू नहीं कर पा रहे हैं, केवल इस चिंता में कि DSSB आएगी या नहीं आएगी ESIC की तरह से। तो सबसे पहली चीज हम आप लोगों को यहां पर क्लियर कर दें कि DSSB को आप ESIC से 1% भी कंपेयर मत कीजिए। DSSB और ESIC में रात दिन का फर्क है। ESIC ने तो आउटसोर्सिंग पर भी रिक्रूटमेंट शुरू कर दी थी, DSSB ऐसा नहीं करेगी, ना ही हम ऐसा कभी होने देंगे। तो जो हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है कि DSSB का नोटिफिकेशन अब तक क्यों नहीं आ पाया है, इसी को हम सबसे पहले क्लियर करेंगे और चलिए डिस्कस करते हैं कि नोटिफिकेशन आज तक क्यों नहीं आ पाया DSSB का। स्क्रीन पर आप एक लेटर देख रहे हैं जो कि DSSB के डेप्यूटी सेक्रेटरी HR नर्सिंग ने लिखा हुआ है। लेटर की आप डेट देखिएगा 11 फरवरी 2022। हम नहीं करना चाह रहे थे वीडियो इस पर, बच्चों की जब कॉल्स आ रही थी तो हमने उनको ब्रीफ किया है कि ये रीजन है DSSB अभी तक क्यों नहीं आ पाई है। उन बच्चों ने भी बोला सर एक वीडियो के माध्यम से हमें बताएं ताकि हम मोटिवेटेड रहें और हमें थोड़ा सा आश्वासन भी मिल जाए कि सर DSSB आएगी और हम उसके लिए प्रिपेयर करते रहें। 11 फरवरी 2022 के इस लेटर में डेप्यूटी सेक्रेटरी दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या लिखा है और किसको ये लेटर लिखा है, ये लेटर लिखा हुआ है UPSC को। आप यहां पर देखिए UPSC। अब आप कहेंगे कि साहब UPSC का DSSB से क्या रिलेशन है। हमने बहुत पहले एक वीडियो किया था जिसमें लगभग 5600 पोस्ट का जो है वो जिक्र था और उस 5600 पोस्ट को लेकर के काफी यूट्यूबर्स ने तो ऐसे दावे किए कि साहब DSSB की वैकेंसी आ गई है 5600 पोस्ट को लेकर के, और हमने उसको क्लेरिफाई किया कि ये चीज क्या है। उस वीडियो में दिखा रखा था 5647 के करीब कुछ पोस्ट थी। उस वीडियो में उस नोटिफिकेशन में एक्चुअली था क्या, उस नोटिस में एक्चुअली क्या था, वो DSSB का एक लेटर था और उस लेटर के थ्रू DSSB जो है वो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए RR जो है वो अमेंड करना चाह रही थी। और हमने लेंथ में वो वीडियो किया था, आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे हम, और उसको जाकर देखिएगा कि वो क्या माजरा था। एट प्रेजेंट DSSB यानी दिल्ली गवर्नमेंट की जो एजेंसी है DSSB नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट के लिए जो RR होते हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स, मतलब यानी क्या योग्यता होगी, क्या एज होगी, क्या कोई एक्सपीरियंस की जरूरत है, क्या इस तरीके की जो चीजें होती है RR में, रिक्रूटमेंट रूल्स जिसको बोलते हैं, उसमें अमेंडमेंट लाना चाह रही थी जिसमें एज को लेकर के और एक्सपीरियंस को लेकर के दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इस RR के अमेंडमेंट के इस नोटिस में एक बड़ी चीज और थी कि क्या नर्सिंग ऑफिसर की एडवर्टाइजमेंट के लिए, नोटिफिकेशन के लिए यूपीएससी की कंसल्टेशन की जरूरत है क्या।
और उसमें क्लियर कट लिखा हुआ था सामने नो। अब जब यूपीएससी की कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है तो ये लेटर डिप्टी सेक्रेटरी एचआर नर्सिंग दिल्ली गवर्नमेंट ने यूपीएससी को क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है 11 फरवरी को कि हम नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट के लिए आरआर में कुछ अमेंडमेंट्स लाना चाह रहे हैं और हम आपसे इस मामले में कोई डिस्कस नहीं किया करेंगे। और यह बात आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि आप अपने घर में भी कुछ काम ऐसे बांट लें जिसमें घर के हेड ऑफ फैमिली को आपको बताना नहीं पड़े कि पापा या दादाजी हम ये काम आपकी अनुमति के बिना कर लें क्या, तो आपको एक बार अप्रूवल मिल गई, उसके बाद में आप काम करते रहेंगे। तो यहां पर भी ठीक वैसे ही आरआर में अमेंडमेंट के लिए यूपीएससी को लेटर लिखा गया कि जब भी हम नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन इश्यू करेंगे तब आपकी अप्रूवल की हमें जरूरत नहीं होगी, और यह हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। अब ये 11 फरवरी 2022 को लेटर क्यों लिखा? इससे पहले कोविड टाइम में एक्चुअली इनकी एक वेबसाइट है, किसकी? यूपीएससी की RRFAMS का एक पोर्टल है, उस पे इनको अपडेट करना होता है। क्या अपडेट करना होता है कि आरआर में ये अमेंडमेंट्स हैं, वो पोर्टल काम नहीं कर रहा था, इन्होंने ट्राई किया। अब हम कमेंट नहीं करेंगे कि हम खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और उन पे भी हम खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हुए एक गवर्नमेंट एजेंसी पे कमेंट नहीं करेंगे कि क्या दिक्कत रही होगी। यहां पर एचआर नर्सिंग लिख रहे हैं कि हमने इस पोर्टल पे ट्राई किया, नहीं हुआ, आपको मेल लिखी, नहीं हुआ, आपको टेलीफोनिकली बात करना चाहा कोविड टाइम में, लेकिन वो भी नहीं हुआ, आपकी वेबसाइट क्रैश चल रही थी, नहीं हो पाया। अल्टीमेटली हम आपको फाइनली लेटर लिख रहे हैं और आपको इसके द्वारा जो सूचना प्राप्त रहनी चाहिए और आप इसको क्लियर करके हमें भेज दीजिएगा। इसके बाद में ही, ये नहीं लिखा इन्होंने कि भाई हम इसके बाद में नोटिफिकेशन इश्यू करेंगे, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं जैसे ही 3 महीने हो गए हैं, जैसे ही यूपीएससी से ये चीज क्लियर होकर के आएगी, तुरंत प्रभाव से DSSB का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए वो 100% आपके सामने होगा। तो ये तो थी इस लेटर के पीछे की कहानी। अब हम कब तक एक्सपेक्ट करें कि DSSB आ जाएगी? हम आपको कोई डेट नहीं पकड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज क्लियर कट बता दें, जब भी नोटिफिकेशन आएगा विदिन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर अंदर जो DSSB है वो आपका एग्जाम कंडक्ट करा देगी। 3 महीने से ज्यादा इस काम में समय नहीं लगेगा। DSSB एक्चुअली तैयार बैठी है नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट का एग्जाम कराने के लिए, वो टाइम नहीं लेगी। एग्जाम में जैसे ही सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि सारे हॉस्पिटल से जो वैकेंसी पोजीशन है वो ऑलरेडी एचआर नर्सिंग दिल्ली गवर्नमेंट और उससे आगे DSSB के पास में पहुंच रखी है। जैसे ही वहां से सारी चीजें रिक्रूटमेंट रूल्स की अमेंडमेंट को लेकर के सारी चीजें क्लियर होती हैं, जो कि एक बार दिल्ली सेक्रेटरीट से भी अप्रूव होंगे, उसके तुरंत के तुरंत बाद में जो लेटेस्ट अपडेटेड वैकेंसी है हर एक हॉस्पिटल से, वो इनके पास में अपडेट हो जाएगी और उसी के हिसाब से नोटिफिकेशन जो है दिल्ली गवर्नमेंट का यानी DSSB का आने वाला है। अब हम कैसे मान लें कि इसी साल में DSSB की एडवर्टाइजमेंट जो है वो आ जाएगी, पक्का आ जाएगी? कैसे मान लें? कोई बात नहीं, इस पॉइंट का भी हम आपको थोड़ा सा लॉजिक बता देते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के एक्चुअली DSSB जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के लिए रिक्रूटमेंट करती है और दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में 40 + 3 हॉस्पिटल एज ऑन डेट आते हैं, 43 हॉस्पिटल। इसके अलावा MCD जो है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली जो है, वो भी DSSB से ही रिक्रूटमेंट कराती है, जिसके भी अलग से हॉस्पिटल हैं, और दिल्ली जल बोर्ड जो है वो भी इसी के थ्रू जो है अपना रिक्रूटमेंट कराती है। हम बात कर रहे हैं इन 43 हॉस्पिटल जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके बारे में, जो दिल्ली गवर्नमेंट के बड़े हॉस्पिटल्स हैं। +3 क्यों किया? क्योंकि ये नए हॉस्पिटल्स हैं जो कि कोविड टाइम में ओपन हुए हैं और अब नॉन कोविड के लिए ऑपरेशनल हैं। यहां पर जो स्टाफ बड़ी नंबर में जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं, ये 40 हॉस्पिटल्स हैं, यहीं से डाइवर्ट किया गया है नर्सिंग ऑफिसर्स को। यहां पर डाइवर्ट किया, यहां पर ऑलरेडी स्टाफ नहीं है, वहां पर भी ऑलरेडी स्टाफ की कमी थी, हर जगह पर नर्सिंग ऑफिसर्स की बड़ी नंबर में कमी हो गई है। दिल्ली गवर्नमेंट में नर्सिंग एम्प्लॉयज के लिए जो फेडरेशन है, दिल्ली नर्सेज फेडरेशन, उसका भी दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है पूरा कि एट द अर्लीस्ट वैकेंसीज आनी चाहिए, पोस्ट्स आनी चाहिए, नोटिफिकेशन आनी चाहिए, साथ में नई पोस्ट का भी क्रिएशन होना चाहिए। आज के समय में कम से कम यानी मिनिमम
6000 से ज्यादा जो पोस्ट हैं वो वेकेंट हैं नर्सिंग ऑफिसर की अकेले दिल्ली गवर्नमेंट में। अकेले दिल्ली गवर्नमेंट में 6000 से ज्यादा पोस्ट हैं। तो क्या इनके लिए पोस्ट आएंगी क्या? जी इतनी ना आए जैसे, लेकिन मिनिमम कम से कम 2500 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आएगा। 6000 पोस्ट वेकेंट होना बड़ा नंबर है, छोटा मोटा नंबर नहीं है। लास्ट जो रिक्रूटमेंट हुई है वो 2018 में हुई है। 4 साल का टोटल पीरियड हो रखा है। आप बोलोगे साहब 2018 की जो रिक्रूटमेंट हुई है वो 2020 तक इनकी रिक्रूटमेंट हुई थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम वैकेंसी पोजीशन जो है वो 2018 को मान के चलेंगे, क्योंकि चाहे रिक्रूटमेंट कभी भी हुई वो रिक्रूटमेंट 2018 की वैकेंसी पोजीशन के हिसाब से थी। 4 साल का ये लंबा टाइम हो गया है। हर महीने में पूरी दिल्ली गवर्नमेंट में 20 से 25, मैं कम से कम बता रहा हूं दोस्तों आपको, 20 से 25 नर्सिंग पर्सनल, जैसे वो किसी भी पोस्ट पे हैं, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हैं या एएनएस हैं या डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हैं या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, किसी भी पोस्ट पर हो, 20 से 25 रिटायरमेंट हर महीने हो जाती है। मतलब कहने का मतलब पिछले 4 साल के अंदर कम से कम 1000 एम्प्लॉय जो हैं हमारे रिटायर हो चुके हैं। अलग से वैकेंसी है इन 3 बड़े हॉस्पिटल्स में। तीनों के तीनों बड़े हॉस्पिटल्स हैं, तीनों के तीनों। एक द्वारका हॉस्पिटल जो कि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है उसका, और वो 1500 बेड का हॉस्पिटल है। हालांकि अभी एज ऑन डेट वो 1500 बेड के हिसाब से फंक्शनल नहीं होगा, ऑपरेशनल नहीं होगा। कम से कम 350 बेड्स के लिए सभी तीनों के तीनों हॉस्पिटल्स को परमिशन मिल गई है और उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। हालांकि इंडोर नहीं है उनके पास में अभी तक इतना, लेकिन बड़े एरिया को कवर करते हैं। तो आप मान के चलिए मिनिमम 2500 पोस्ट, जब भी वैकेंसी आती है 2500 से कम की पोस्ट नहीं आएंगी दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर DSSB के थ्रू जो रिक्रूटमेंट होने वाली है। क्योंकि एग्जिस्टिंग नर्सिंग ऑफिसर्स पर, क्योंकि बेड साइड जो काम करने वाला जो वर्कफोर्स है दिल्ली गवर्नमेंट की, जो मैं बात कर रहा हूं, बेड साइड जो काम करने वाला, टेबल साइड जो काम करने वाला जो वर्कफोर्स है, वो कौन है? नर्सिंग ऑफिसर है, जिसके लिए आप एग्जाम देना चाह रहे हैं। और उस वर्कफोर्स पर ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा वर्कलोड हो रखा है, बहुत ज्यादा वर्कलोड है। दिल्ली नर्सेज फेडरेशन का ऑलरेडी प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर कि काम एट द अर्लीस्ट होना चाहिए। जो सबसे बड़ा जो रोड़ा है इस काम में अटका हुआ है, वो किस ग्राउंड पे अटका हुआ है कि आरआर अभी तक भी अमेंड नहीं हो पाए हैं। यूपीएससी से संपर्क नहीं हो पाया था। यूपीएससी से जैसे ही क्लियरेंस एक बार मिलेगी तुरंत का तुरंत ये काम भी हो जाना है। अब ये वीडियो उन लोगों के लिए इतना ही था जो ये समझते हैं कि अच्छा जी जब आएगी तब देखेंगे। इसके अलावा हमें पढ़ाई नहीं करनी होती, क्योंकि किसी भी नर्सिंग के एग्जाम में 15% बच्चे पढ़ रहे होते हैं केवल। हमें, आपको सबको पता है, अगर हम एक डेटा बता दें, आप बोलोगे ना डेटा साइंस की अगर आप बात करोगे तो हम आपको बता दें हमारे पास में जो भी रिसर्च डेटा कलेक्शन अवेलेबल है उसके हिसाब से नर्सिंग में किसी भी एग्जाम के लिए चाहिए 5000 पोस्टें निकली हैं, 1000 पोस्टें निकली हैं, केवल जितने एक्सपीरियंस हैं उसमें से 15 से 20% बच्चे जो हैं वही अपना एफर्ट डालते हैं। उसके अलावा बच्चे जो 80% बच्चे हैं, 80 से 85% बच्चे, वो केवल टाइम पास एग्जाम देने के हिसाब से वहां पर जा रहे होते हैं। तो अब हम इसीलिए हम आपको कहना चाह रहे हैं कि जो बच्चे ये जानना चाह रहे थे कि केवल DSSB कब आएगी, इसका फाइनल कोई सोल्यूशन हमने इस वीडियो में बताया क्या? जी बता दिया है। इस साल में 100% नोटिफिकेशन इन्हीं एग्जाम होकर के रिक्रूटमेंट का लगभग प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट टाइम नहीं लगाती जिस तरीके से एम्स टाइम लगाता है ज्वाइनिंग वगैरह में। तो दिल्ली गवर्नमेंट 1% भी टाइम नहीं लेगी, जैसे ही एग्जाम होगा रिजल्ट आ जाएगा विद इन अ मंथ। अब ये आगे का जो पोर्शन है वो उन बच्चों के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो वाकई जानना चाहते हैं कि एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें और कैसे मोटिवेटेड रहें कि हम एग्जाम को फाइनल रिजल्ट तक हम इसको लेकर के जाएं। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे स्टडी करें जब भी DSSB आए उसके लिए, ताकि हम एग्जाम में कंपीट कर सकें, जो कंपटीशन में बच्चे हैं उनको कंपीट कर सकें और हमारा सिलेक्शन जो है वो श्योर कर सके। तो सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन आ जाता है कि डेली कितना घंटे पढ़ना है, स्टडीज को डेली कितना टाइम देना है। अब सबसे पहली बात तो बता दें, हम आज तक आपको हमेशा बोलते रहे हैं पढ़ाई शुरू करने का कोई समय नहीं होता। जैसे ही वीडियो कंप्लीट होता है, फिनिश होता है, पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा। लेकिन कितनी पढ़ाई करें डेली, कितनी पढ़ाई करने से, कितने घंटे पढ़ने से हमारा सिलेक्शन हो सकता है, वो हम आपको डिस्कस करेंगे यहां पर इस वीडियो में कि नर्सिंग के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए कितना पढ़ने की जरूरत है और कितना कंपटीशन एक्चुअल में मार्केट में एग्जिस्ट करता है। देखिए जितने कॉम्पिटिशन है मार्केट में आज की डेट में, इंडियन मार्केट में जितने कंपटीशन हैं, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल,
एसएससी हायर सेकेंडरी लेवल और उसके अलावा जितने भी स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन्स हैं, उन कॉम्पिटिशन्स का नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट के कंपटीशन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब आप कहोगे कि साहब ये बात बताने का क्या मतलब है, यहां पर यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल या कोई एलडीसी का कोई एग्जाम है, कोई टेट का एग्जाम है, आरटेट का एग्जाम है, रीट माता का एग्जाम है, कोई एलडीसी का एग्जाम है, बैंक पीओ का एग्जाम है, उसको आप नर्सिंग ऑफिसर से कंपेयर क्यों कर रहे हो? हम ये कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं कि हर जगह पर कंपटीशन है, नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट में अभी तक कोई कंपटीशन है ही नहीं। काफी बच्चे हंस रहे होंगे कि सर क्या बता रहे हैं यहां पर कि नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट में कोई कंपटीशन नहीं है और हम यहां पर एग्जाम दे देकर के परेशान हो रहे हैं, हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। बता देते हैं हम आपको ये बात भी, इसका रहस्य भी हम आपको बता देते हैं कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा कंपटीशन ना होते हुए भी। सबसे पहले हम क्लियर कर दें कि कितना पढ़ना पड़ेगा आपको डेली, कितना पढ़ना पड़ेगा नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट की एग्जाम निकालने के लिए, जैसे नॉर्सेट हो, डीटी प्लस भी हो, ईएसआईसी हो, आरआरबी हो, पीजीआई हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, कितना पढ़ना पड़ेगा पर डे नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम को क्रैक करने के लिए। हम बता दें आपको एक चीज कि नर्सिंग ऑफिसर की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक तरीके की रेस है। अब आप बोलोगे साहब आप पहले तो इसको युद्ध बोलते थे, अब रेस बोलने लगे। चलो युद्ध मान लीजिए जी, हमने अभी इसको बोल दिया रेस। और दुनिया की जितनी रेस हो रही है, दुनिया में जितनी भी रेस हो रही है, वो किस किस के बीच में होती है दोस्तों? वो कछुओं के बीच में और हमेशा खरगोश के बीच में हो रही है। आप बोलोगे कि साहब ओलंपिक्स में एथलीट्स जो दौड़ते हैं वो तो इंसान दौड़ रहे हैं। आप बोलोगे कि साहब दुनिया में ओलंपिक्स में जितनी भी रेस हो रही है वो तो सारी के सारी इंसानों के बीच में हो रही है। आपने कछुआ खरगोश का नाम क्यों दे दिया? अगर आप कैरेक्टर की बात करें तो वहां पर भी जो रेस है वो कछुए और खरगोश के बीच में ही चल रही है। और आज तक की जितनी रेस हुई है, किसी भी ओलंपिक्स का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा। हम एथलीट्स की बात नहीं कर रहे, ओलंपिक्स की बात नहीं कर रहे, यहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने कछुए और खरगोश दौड़े हैं, सब में सारी रेसेज में किसकी जीत हुई है? कछुओं की जीत हुई है, एक भी खरगोश नहीं जीतता। अब आप बोलोगे कि साहब खरगोश के पास में स्पीड होना क्या उसके लिए कभी शाप हो गया क्या? श्राप हो गया क्या उसको के लिए? साहब तेज दौड़ता है तो जीत नहीं पाएगा। जी ऐसा नहीं है। उन रेस में वो खरगोश भी जीते हैं जिन्होंने कछुए की यूएसपी फॉलो की है। और कछुए की यूएसपी क्या है? कछुए की यूएसपी क्या है? दुनिया जाए भाड़ में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे यहां से चल करके यहां तक की रेस अगर पूरी करनी है तो ना इधर देखना है ना इधर देखना, कंसिस्टेंटली इधर ही चलते रहना है। 1% भी फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोच रही है, लोग क्या हुटिंग कर रहे हैं, लोग क्या शोर मचा रहे हैं, किसके लिए शोर मचा रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। यहीं से उस कछुए ने चलना शुरू किया और वहीं से इस खरगोश ने दौड़ना शुरू किया है। और ये ऐसी रेस जिसमें लंबे समय का मतलब 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में किसी टारगेट पर पहुंचना है, किसी टारगेट को टच करना है, हमेशा कछुआ ही जीता है। और कछुआ क्यों? क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कंसिस्टेंटली स्टीडी तरीके से चलता रहता है। अब इस स्टोरी को यहां पर खत्म करते हुए हम आपको डिस्कस करना चाहते हैं कि ये कहानी हमने डिस्कस क्यों की है। यहां पर कहने का मतलब ये है, एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, ये आप हैं और ये मैं हूं, समझ लीजिए आप एक एग्जांपल। आपका आईक्यू का जो लेवल है वो 90 है, मेरा आईक्यू का लेवल है मान लीजिए 60 है। आईक्यू का लेवल आपका 90 ज्यादा, आईक्यू का लेवल जो है आपका पूरा 30 का डिफरेंस है। देख लीजिए आप, है डिफरेंस मान लीजिए। और इस आईक्यू, ये आपका आईक्यू कहां काम में आ रहा है? ये आईक्यू तभी काम में आएगा जब कोई 10 दिन बाद में या 15 दिन बाद में अपना किसी को असेसमेंट करना है, एग्जाम लेना है। आपको कोई टॉपिक दे दिया, हम दोनों को कोई टॉपिक दे दिया और कोई एक पोस्ट रख दी, सिंगल पोस्ट रख दी कि साहब नर्सिंग ऑफिसर की सिंगल पोस्ट के लिए आपको एग्जाम देना है। आपने तैयारी करना शुरू किया, मैंने तैयारी करना शुरू किया। अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप 3 घंटा पढ़ रहे हैं, मैं 5 घंटा भी पढ़ूंगा ना, तो भी सिलेक्शन जो है वो 99% किसका होना है? आपका ही होना है। देखिए आप आईक्यू आपकी ज्यादा, मतलब खरगोश वाली बात की, खरगोश का आईक्यू आपको दे दिया, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमारे पास में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसकी आप 10 दिन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। हम किसी भी एग्जाम को, जैसे नॉर्सेट को लेकर के चलें,
या फिर DSSB को लेकर के चलें, जिसके अंदर आपको कम से कम 5 से 6 महीने का टाइम दे दिया गया और फिर बोला गया कि आप भी तैयारी कीजिए, मैं भी तैयारी करूंगा, और दोनों ने तैयारी करना शुरू किया। आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं डेली के, मैंने 6 घंटे पढ़ना शुरू किया, आपने 2-3 घंटे 2-3 दिन तक बीच में गच्चे मार दिए, कोई वेब सीरीज देखना शुरू कर दिया, IPL आ गया, कहीं शादी वादी में चले गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा दुनिया में क्या हो रहा है, और मैं डेली के 6-6 घंटे तक पढ़ता रहा। अगले 6 महीने तक एक पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो रहा है, 100% मेरा सिलेक्शन होगा, मतलब इस 60 IQ वाले का सिलेक्शन होना है, समझ लीजिए। इसलिए सिलेक्शन में सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है आपकी कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंटली स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि नर्सिंग का जो सिलेबस है इतना वास्ट है कि आप उसको 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में क्लियर नहीं कर सकते। उसको टाइम टू टाइम रिवीजन की भी जरूरत है, और वो रिवीजन आप तभी दे पाएंगे जब आप कंसिस्टेंटली स्टडी कर रहे हैं। आप दौड़ के स्टडी करोगे, एक ही दिन के अंदर 10-10 घंटे स्टडी करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है दोस्तों उसका। अब बात आती है, इसीलिए मैंने बोला यहां पर स्टडी टाइम पर डे, कितने टाइम की जरूरत है। अगर कोई आपको 6 महीने बाद में एग्जाम देना है, तो क्या अदर UPSC, SSC या कोई और रेट टेट जितने भी एग्जाम लगते हैं, कोई उनकी तरह से आपको 10, 12, 18 घंटे पढ़ने की जरूरत है क्या? जी नहीं दोस्तों, आपका IQ लेवल चाहे से 90 है या 60 है, आपको एक दिन में केवल 3 से 4 घंटे पढ़ने की जरूरत है। और मैं कह रहा हूं दोस्तों, यह चीज को आप इसको सीरियसली ले लीजिएगा, 3 से 4 घंटे से ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और 3 से 4 घंटे से ज्यादा किसी के पास टाइम है तो वही रिवाइज कीजिए जो आपने इस 3 से 4 घंटे के अंदर 5 पेजेज अगर आपने डेली के पढ़े हैं या 6 पेजेज आपने पढ़े हैं, तो उन्हीं को रिवाइज कीजिएगा। इससे ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। जो भी खरगोश है वो ज्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा। बता रहा हूं वापस, कोई 10 पेज पढ़ सकता है, पढ़िएगा, लेकिन इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। और इससे ज्यादा अगर आपके पास टाइम है, पढ़ रहे हो कि साहब मैं क्या करूं पूरे दिन में, आप एक्टिविटीज कीजिए इसी से रिलेटेड, उसको रिवाइज कीजिए, आप एक्सरसाइजेज कीजिए। एक्सरसाइजेज का मतलब फिजिकली नहीं, वो भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हेल्दी रहोगे। आप एक्सरसाइजेज कीजिएगा, मतलब क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, अपने प्रॉब्लम सोल्व कीजिएगा, उनको डिस्कस कीजिएगा किसी के साथ में। अदरवाइज आपको इतनी स्टडी मोर देन इनफ है आज के सिनारियो में। और आज का मतलब नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नर्सिंग के हमारे मार्केट में इससे ज्यादा स्टडीज की जरूरत नहीं है। चाहे से आपका IQ कुछ भी है, आपको चाहे कोई कितना भी बोले, किसी से कितना भी डर लग रहा हो कि यार इसका IQ मेरे से ज्यादा है, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा। कंसिस्टेंटली का मतलब आपको 7 दिन पढ़ना पड़ेगा, एक भी दिन छुट्टी नहीं करनी है। जो 7वां दिन आएगा, जो वीक में अगर एक 7वां दिन जिस दिन आपको नहीं पढ़ना है, उस दिन क्या करना है, उसको आपको कंप्लीटली रिवीजन के लिए रखना है। कंप्लीटली रिवीजन के लिए हम बता दे रहे हैं दोस्तों, कोचिंग्स में आपको कुछ भी बता जा रहे हो, उन कोचिंग्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्या कोचिंग की जरूरत है क्या। 7वें दिन आपको रिवीजन करना है जो पिछले 6 दिन के अंदर आपने पढ़ा है। ब्रीफ में बता देते हैं, एकदम शॉर्ट में आपको ये चीज बता देते हैं। मेरे हिसाब से आपको इस बारे में अब ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत हमें नहीं होनी चाहिए कि किसी भी बच्चे को ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालने के लिए, नोट से DSSB या अदर एग्जाम्स निकालने के लिए कितना पढ़ना चाहिए, 3 से 4 घंटे नोट कर लीजिएगा। इससे ज्यादा आपको उस दिन का मटेरियल पढ़ना ही नहीं है। पढ़ रहे हो आप अपने आप को गलत डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हो, बता दे रहा हूं मैं आपको। क्योंकि नर्सिंग का बच्चा, क्योंकि नर्सिंग में वो कंपटीशन नहीं है, उतनी जरूरत भी नहीं है आपको, और आप उस स्टडीज को, और आप उतना पढ़ करके अपने आप का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि 6वें दिन आप वापस सारा का सारा वो बराबर हो जाना है। पढ़ तो लेंगे जी, लेकिन पढ़े कहां से, बुक्स कहां से पढ़े, कौन सी पढ़े। मैं टेलीफोनिकली जब कोई बात कर रहे होते हैं, मेरे से पूछते हैं, पर्टिकुलर गाइड्स का नाम पूछते हैं, पर्टिकुलर बुक्स का नाम पूछते हैं, तो उसमें मना कर देता हूं कि ये बुक तो आपको नहीं पढ़नी। जब बच्चा बोलता है तो मैं यहां पर वीडियो में ये चीजें आपको नहीं बोलूंगा सेशन में यहां पर कि आप ये बुक मत पढ़िए। पढ़िए क्या, मैं ये बता देता हूं। मैं मेनली बच्चों को 2-3 बुक्स ही रिकमेंड करता हूं, उससे ज्यादा रिकमेंड नहीं करता। सॉन्डर्स लैंग्वेज ठीक है, पढ़िएगा। लिपिनकोट पढ़ सकते हैं आप, जितना टाइम है आपके पास में, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हिसाब से जो जो चीजें आपको पढ़नी होती है, अपने नोट्स जो बनाने होते हैं। लिपिनकोट बहुत मोटी बुक है दोस्तों, लेकिन आपको पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है। और इंडियन बुक्स में, इंडियन ऑथर्स की जो बुक्स हैं, उसके अंदर आपके पास चाहे जो भी होगी, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि आप जहां से भी पढ़े, जो भी बुक पढ़े, अच्छा पढ़िए, आपको गलत नहीं पढ़ना। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये दिमाग में रखनी है। तो PR यादव जी की जो बुक है, उनके 2 वॉल्यूम्स हैं।
मैं वॉल्यूम 1 जो थ्योरी का है वो रिकमेंड नहीं करता, रियली सॉरी, मुझे कोई उनसे वो नहीं है, मैं थ्योरी का वॉल्यूम रिकमेंड नहीं करता। उनका जो क्वेश्चन बैंक है वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पढ़िएगा। आपने जहां से भी थ्योरी पढ़ी है, अच्छी थ्योरी पढ़ी है, उसको रिवाइज करने के लिए इस बुक का आप क्वेश्चन बैंक जो है वो फॉलो कर सकते हैं, वॉल्यूम 2 जो है वो फॉलो कर सकते हैं। तो यहां से चीज समझ लीजिएगा, हम जो आपको बुक्स रिकमेंड करते हैं वो नर्सिंग के लिए सॉन्डर्स, लिपिनकोट और पीआर यादव जी की जो क्वेश्चन बैंक है वो हम रिकमेंड कर रहे हैं। थ्योरी पढ़ने की उनको मेरे हिसाब से, मुझे इतना वो ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से ब्रीफ पूरी कोशिश की, अच्छा लिखने की कोशिश की है, लेकिन वो पूरा नहीं पढ़ रहा, ठीक है। और हो सकता है उनमें से क्वेश्चंस आ रहे हों किसी एग्जाम में, लेकिन मैं नर्सिंग में जितनी नॉलेज आपको होनी चाहिए उसके हिसाब से मैं आपको इनका क्वेश्चन बैंक जो है वो रिकमेंड कर रहा हूँ। इसके अलावा जो बुक्स रिकमेंड नहीं करता मार्केट की, और एक बड़ी बुक है जिसको मैं रिकमेंड नहीं करता, काफ़ी वजह हैं उसके पीछे भी, लेकिन ये मैंने 3 बुक्स जो है आपको रिकमेंड कर दी हैं, इनके थ्रू आप जा सकते हैं। अब आप पढ़ तो रहे हैं, उसको रिवाइज कहां पर करें, कैसे सेल्फ एसेस करें अपने आप को, कैसे इवैल्यूएट करें, तो आपको कोई ना कोई मॉक टेस्ट आपके लिए रखना होगा। मॉक टेस्ट तो आप अपने आप के लिए रख नहीं सकते, तो कहीं पर भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट फॉलो कर सकते हैं। हमने भी मॉक टेस्ट शुरू किए थे एकदम से फ्री ऑफ कॉस्ट, इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला क्योंकि हमारी रीच जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। हमारे पास में हार्डली 200 यूट्यूब पर हमारे साथ लगभग 7,000 सब्सक्राइबर्स हैं। मुझे नहीं पता कि कौन बच्चे हैं, वो लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं कहीं पर या किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग, सभी का आभार है, हमारे से टच में है। लेकिन हमारे पास जो रिस्पॉन्स आ रहा था बच्चों का, उसके कई फैक्टर्स हो सकते हैं कि क्यों रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मैं हम ऑनेस्टली आपको बता दे रहे हैं, हमारे पास में मैक्सिमम 200 एंट्रीज आ रही थी किसी भी मॉक टेस्ट की। कम नंबर नहीं है, बड़ा नंबर है, लेकिन ये पूरा नहीं पड़ रहा। इसके हिसाब से आप अपने आप को असेस नहीं कर सकते। हम मेरिट रिलीज करके ये नहीं बता सकते, हालांकि हम बता सकते हैं इसमें 15-16 बच्चों का ये सिलेक्शन हो रहा है जी, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद बड़ा नंबर है, बड़े नंबर तक पहुंचना है कि मैक्सिमम लोगों को हमारे मॉक टेस्ट का रिजल्ट जो है वो मिले, उसका जो फायदा है वो मिले, इसका एडवांटेज जो है वो मिले। इसलिए पिछले 1.5 महीने से हमने शायद कोई मॉक टेस्ट रखा ही नहीं है। अब मॉक टेस्ट काफी कोचिंग सेंटर्स भी अवेलेबल करा रहे हैं, मना नहीं करेंगे हम किसी का मॉक टेस्ट लेने में। हमारे मॉक टेस्ट की अगर हम जहां पर भी करा रहे हैं, उनकी एक बड़ी खास बात है, हम एकदम से मतलब एब्रप्टली कॉपी पेस्ट नहीं करते कि यार कहीं से क्वेश्चन उठा दिया और उसको वैसा वैसा पेस्ट कर दिया, क्योंकि बच्चे के दिमाग में होता है वो आपका असेसमेंट नहीं है, ठीक है ना। बच्चे ने याद भी कर रखा है, बच्चे के दिमाग में, आपके दिमाग में भी इतनी तो दिमाग में रहती है, कई चीजें, इतनी चीजें तो आपके दिमाग में रहती है, क्वेश्चन कहीं ना कहीं पढ़ा है, एजीटीज पढ़ा है, एमसीक्यूज है ही सामने, ऑप्शन सही, आपने उसको क्लिक कर दिया। क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो हमारे क्वेश्चंस आपको कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं मिलेंगे, और यही हमारा मेहनत है, और यही हमारी मेहनत है कि हम बच्चों को एज इट इज क्वेश्चंस जो हैं वो ना चिपका दें, अदरवाइज वो सेल्फ असेसमेंट नहीं कहलाएगा, प्रॉपर असेसमेंट नहीं कहलाएगा। मॉक टेस्ट जो है अगर कहीं से पेड मिल रहा है, कहीं से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट की जो अंबानी जी ने जब जियो फोन लॉन्च किया था तो उन्होंने बड़ी बात कही थी, बड़ा हाइप चला था कि जियो फोन हम फ्री में देंगे जी, नहीं दिया उन्होंने, 1500 रुपये ले भी लिए, फिर उसके कम में दिया। राजस्थान गवर्नमेंट में तो शायद, राजस्थान में तो शायद वो महिलाओं को तो शायद उन्होंने बहुत ही कम कॉस्ट पे, यानी 1-1 रुपये पे भी दे दिया था, या 100-100 रुपये में भी दे दिया था। नथिंग कम्स फॉर फ्री इन दिस वर्ल्ड। एक चीज नोट कर लीजिएगा दोस्तों कि इस दुनिया में फ्री में कोई भी चीज नहीं आती। अब आपका पहला ही क्वेश्चन उठ जाएगा कि सर इतना खर्चा करके आप भी तो फ्री में पढ़ा रहे हो, हमें भी कहीं ना कहीं से मिल ही रहा होगा। आप उसकी टेंशन मत कीजिए, हमें भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल रहा होगा, या हमें भी किसी ने स्पॉन्सर कर रखा होगा, तो आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, जहां तक मॉक टेस्ट की बात आ रही है कि हमने फ्री में रखा हुआ है, जब भी कभी हमारा ऐप आएगा नियर फ्यूचर में, जब भी कभी हमारा ऐप आएगा, क्योंकि बच्चे भी बोलते हैं चीज कि सर जब तक आप चार्ज नहीं करोगे, आप दूसरों की तरह से हमें वो कंपेयर मत कर लीजिएगा कि सर अभी आप पैसा मांगने लग गए क्या। नहीं, अभी तक हमारी जो भी चीजें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। अगर हम बड़े लेवल पर लेकर के आना चाह रहे हैं, ऐप हमारा अंडर डेवलपमेंट है, जैसे ये ऐप आएगा उसके ऊपर जो मॉक टेस्ट आएंगे हम देखेंगे। अभी तक हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है, देखेंगे, बड़ा नंबर तक पहुंचना है, लोगों तक आपका सिलेक्शन इंश्योर करना है, तो उस पर मॉक टेस्ट जो हमारे थोड़े से नॉमिनल चार्जेस हो सकते हैं, वो भी कोई भारी भरकम चार्जेस नहीं होंगे, नॉमिनल चार्जेस, और उसका भी कोई जरूरी नहीं है कि हम चार्जेस रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा जरूरी हैं आपको किसी भी एग्जाम में के लिए, आपका अपने आप का असेसमेंट करने के लिए। काफ़ी कोचिंग सेंटर्स ने क्या कर रखा है कि वो लगभग हर दूसरे तीसरे दिन मॉक टेस्ट लेते रहते हैं, वो मुझे सही तरीका नहीं लगता, क्योंकि आप उसी में उलझे रहते हो डेली। आपको थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए प्रिपरेशन के लिए। वीकली मॉक टेस्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए सेल्फ असेसमेंट की, एटलीस्ट वीकली तो होनी चाहिए। वीकली अगर असेसमेंट नहीं होगी तो फिर एक लंबा गैप हो जाता है, जो कि आपके सिलेक्शन को
लगभग इंश्योर करता है चीज़ें। मॉक टेस्ट में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। नीड ऑफ कोचिंग, क्या किसी कोचिंग की जरूरत है क्या? हम रिकमेंड नहीं करते कोचिंग कभी भी। तो इसका मतलब यह है क्या कि कोचिंग जो बच्चे ले रहे हैं वो गलत है? जी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि जिन बच्चों ने कोचिंग ऑप्ट कर रखी है उन्होंने ऐसा कुछ गलत कर रखा है क्या? ऐसा नहीं है। लेकिन फिलहाल के सिनारियों में आप घर बैठ करके भी, अपनी सेल्फ स्टडी करके भी आप नर्सिंग का कोई भी एग्जाम जो है वो निकाल सकते हैं। हमने क्यों बोला कि कोचिंग की जरूरत नहीं है, कोचिंग्स का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है किसी भी आज के समय में नर्सिंग के एग्जाम्स में? क्यों? क्योंकि किसी भी कोचिंग सेंटर के अगर आप रिजल्ट जाकर देखोगे तो वो उतने ही रिजल्ट हैं जितना टोटल रिजल्ट आ रहा है। मतलब अगर 50,000 बच्चे किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो 5,000 का सिलेक्शन हो रहा है, मतलब 10% का सिलेक्शन हो गया। और किसी भी कोचिंग सेंटर्स में, लगभग कोचिंग सेंटर्स का रिजल्ट भी यही है, 10 से 12%। यानी कि जो कोचिंग सेंटर 100 बच्चों को पढ़ा रहा है, वो 10 बच्चों का सिलेक्शन दे रहा है, उसमें से उस कोचिंग सेंटर के हमारे एक डेटा स्टडी के हिसाब से लगभग 15 से 20% बच्चों का सिलेक्शन जो है वही कोचिंग का रोल है। अदरवाइज यानी 150 बच्चे, यानी मैक्सिमम 2 बच्चे, 8 बच्चे जो है अपनी काबिलियत के हिसाब से निकल रहे हैं। 2 बच्चे वो निकल गए हैं जिन्होंने कोचिंग में जाकर के भीड़ का फायदा उठाया कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो दूसरे बच्चों का सिलेक्शन होगा। क्योंकि कोचिंग सेंटर्स में भीड़ का फायदा आपको 100% मिलेगा। कंपटीशन का भावना आती है, आपको लगेगा कि यार मैं नहीं दौड़ूंगा 3 इडियट्स वाली तरह से तो दूसरे बच्चे मेरे से आगे निकल जाएंगे। हालांकि ये भावना इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी 15 से 20% बच्चों को तो इसका फायदा 100% मिल रहा है। कोचिंग में जाने का इतना ही फर्क है। इसका मतलब एज ऑन डेट तो आप जो नर्सिंग में के मार्केट में कंपटीशन है उसके हिसाब से आप सेल्फ स्टडी से भी किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और रही बात घर बैठ करके तैयारी के लिए गाइडेंस की, तो गाइडेंस देने के लिए हम हैं, रेगुलर करने की कोशिश करेंगे अपनी क्लासेज को भी कि भाई हमें केवल आपसे इतना ही सपोर्ट चाहिए कि हमारी जो क्लासेज आती हैं अगर समझ में आ रही हैं तो उनके साथ में कंटिन्यू करें। हम नहीं कह रहे कि यार इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसमें ऐसा कुछ कीजिए। हम 1% भी नहीं कहते। जिन बच्चों को हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हैं वो हमारे साथ में जुड़े रह करके हमारे साथ में इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने में मदद पा सकते हैं। अब आप बोलोगे कि साहब ये जो 15 से 20% बच्चे हम आपको ऑलरेडी बता रहे हैं कि भाई यहां पर भी 100 बच्चे जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में थे, ऑब्वियस सी बात है 100% का सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। जो 90 बच्चे रह गए, ठीक है, और उनमें से भी 8 बच्चे जिनका अपनी काबिलियत के हिसाब से सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने मेहनत की है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। कोचिंग सेंटर्स ने गाइड किया, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ये हम कंपैरिजन कैसे बता रहे हैं? जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से कंपेयर करके हम आपको ये चीजें बता रहे हैं कि उनके हिसाब से कोचिंग सेंटर्स का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है और उन बच्चों के लिए हम खड़े हैं ना। क्यों टेंशन ले रहे हो? अगर आपको कंपटीशन देना है, अगर आपको प्रोफेशन को अपग्रेड करना है तो आपको कंपटीशन का भाव लाना पड़ेगा कैडर के अंदर। और कंपटीशन जब तक नहीं आएगा तब तक पॉसिबल नहीं है। चीजें वैसी चलती रहेंगी, आपको लगेगा यार वो बच्चा वैसे कम पढ़ रहा था, उसका सिलेक्शन हो गया। अरे क्यों यार, उसने आपसे ज्यादा स्टडी की होगी। और इस चीज का एक और फर्क पड़ता है दोस्तों, जब एग्जाम्स इजी आ रहे होते हैं तो किसका सिलेक्शन हो जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। इंटेलिजेंट बच्चा रह जाता है, थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट बच्चा वो निकल जाता है इजी एग्जाम्स के अंदर। क्योंकि कुछ एक चीजें हो सकती है जो कि कॉमनली सबको पता है। 60% क्वेश्चन कॉमनली सबको पता होते हैं। 10% क्वेश्चन के अंदर कॉम्पिटिशन है और शायद हो सकता है उसके नॉलेज में नहीं रहे उनमें से 3-4 क्वेश्चन। तो यहां पर भी एक बड़ा फैक्टर है सिलेक्शंस में कि कंपटीशन आना चाहिए और कंपटीशन केवल आप दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा तो उसके लिए आपको मोटिवेशन भी चाहिए। और अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें, इसके लिए सबसे बड़ा एक ही फैक्टर है नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी। स्क्रीन पर जो आपको सैलरी नजर आ रही है नर्सिंग ऑफिसर की, एक साइड में मेडिकल ऑफिसर की सैलरी है यानी जूनियर रेजिडेंट की सैलरी है, वही शुरू में आईएएस की सैलरी होती है। हालांकि उसमें कुछ एक चीजें प्लस माइनस होती है, अदरवाइज एक आईएएस का रिक्रूटमेंट भी इसी लेवल पर होता है शुरू के अंदर। नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी आपको जो यहां पर नजर आ रही है, ये आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए। 44,900 की बेसिक और टोटल ग्रोस सैलरी एज ऑन डेट 34% डीए, ये 27% एचआरए, ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3600 रुपये, ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे डीए 34% 1224 रुपये, नर्सिंग अलाउंस 7200 रुपये और आपका यूनिफॉर्म अलाउंस एंड ड्रेस अलाउंस 1800 रुपये। टोटल लगभग 86,000 रुपये सैलरी। और आज की डेट में तो आपकी रिक्रूटमेंट होनी नहीं। अगर आपको एग्जाम क्लियर करते हैं तो लगभग 6 महीने के बाद में जो डीएनएस अलाउंस है वो लगभग 6% और बढ़ जाएगा। तो ये लगभग 40%, मतलब कि 90,000 जो सैलरी है आपकी, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन आप लोगों के लिए होना चाहिए।
और ये मोटिवेशन क्यों होना चाहिए? आपके पास में दो बड़े फैक्टर्स हैं मोटिवेटेड रखने के लिए। एक तो आपके पड़ोसी और उनके साथ में आपके चाचा, फूफा, ताऊ, मौसा जी, जो आपके ऊपर तंज कसते रहते हैं, जो आपके ऊपर हमेशा तंज कसते रहते हैं कि बना लिया बेटे को डॉक्टर, बना लिया बेटी को डॉक्टर, तो वो नजर में होने चाहिए एक नजर में। दूसरी नजर में आपके पेरेंट्स होने चाहिए कि जिन्होंने इतना खर्चा लगा करके, इतना इन्वेस्टमेंट, टाइम प्लस मनी का जो आपके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, वो एनकैश होना चाहिए। तो वो एनकैश इसी सैलरी से होगा। एज ऑन डेट जो हमने सैलरी बता रखी है, ये पैसा, ये इसमें एक पैसे का भी डिफरेंस नहीं है। और 90,000 जो सैलरी है आपको 6 महीने के बाद में अगर आपकी रिक्रूटमेंट होती है तो डेली की सैलरी है ये, इससे 1 रुपया भी कम आपको नहीं मिलने वाला। और यही आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए। ये तो सैलरी है। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक और डाल देंगे जिसमें हमने लाइफस्टाइल ऑफ नर्सिंग ऑफिसर्स पे बड़ा लंबे समय पर एक वीडियो बना रखा है, काफ़ी व्यूज हैं जिसके, काफ़ी रीच है जिसकी, और उसमें हमने आपको सारी फैसिलिटीज़ बता रखी हैं कि कितनी छुट्टियां मिलती हैं, कितना पे के अलावा और क्या आपको पैक्स मिल रहे हैं, एलटीसी मिल रहा है, मेडिकल रिम्बर्समेंट है, ट्यूशन फी है, और काफ़ी जो चीज़ें हैं आपको एलटीसी वगैरह जो मिलती है, वो आपको फैसिलिटीज़, यानी कि एक तरीके से जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक है ऑलरेडी, या मतलब डिपेंड करता है, तो स्टेट ऑफ माइंड है कि आपको लाइफ कैसे जीनी है। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आप नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम क्रैक करते हो, और वो मोटिवेशन आपको यही चीज़ें देंगी। अदरवाइज बैठे बैठे आपकी झोली में आकर के 1% भी नहीं पड़ने वाला। मोटिवेशन में एक चीज़ हम आपको और बता दें कि फैक्टर्स क्या हैं आपके सिलेक्शन के, मेरिट बनाने के फैक्टर्स। आप कभी भी ये रिजर्वेशन का कई रोना मत रोइए भाई, रिजर्वेशन के भाई किसी को, वो जिसको मिला हुआ है आप उसके लिए, आपको निपात नहीं है, मत जाइए उसके ऊपर। नंबर ऑफ पोस्ट पर कभी नहीं जाइए, 80-20 पे तो मत जाइए। अब तो 1% भी नहीं जा सकते, क्योंकि लास्ट नोटसेट में आपने भी दिखा दिया कि भाई लगभग 13% लड़कियों को फायदा मिला, ज्यादा को फायदा नहीं मिला। 67% गर्ल्स, तो अगर 80-20 नहीं आता तो भी 67% लड़कियों का सिलेक्शन होता, यानी हुआ है ऑलरेडी। 80-20 ना हो तब भी बच्चे बोलते रहते हैं कि साफ 50-50 हो जाना चाहिए उसके अंदर, तो क्लियर कट लड़कों को ही फायदा अगर 50-50 हो जाता तो, हालांकि जिसकी संभावना 1% भी नहीं है। इसलिए 80-20 भी आप मत बोलिए। लड़कों के लिए इतने लड़के हैं, इतने लड़कों ने नर्सिंग की डिग्री जो है वो कर रखी है, 10-12% को नुकसान हुआ, एडमिट करते हैं हम भी, लेकिन अब उसमें कुछ नहीं होना जाना। जो 3 साल पहले हो गया होता वो हो जाता, बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए आपके साथ में ये फैक्टर्स नहीं होने चाहिए कि साहब ये है तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। ऐसे बहाने, ऐसी वाली चीजें आप दिमाग में ला करके अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिए, क्योंकि हमने शुरू में ही बता दिया वीडियो के कि जो कछुआ चाल से स्टडी करेगा, कंसिस्टेंटली स्टडी करेगा, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। क्या मोटिवेटेड रहने के लिए संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा, गौड़ गोपाल दास जी, पाटनी, इनके वीडियो देखना जरूरी है क्या? हेल्प करते हैं क्या? दोस्तों हमारा जितना अनुभव है, इनके वीडियोज एक बार तो आपको पंप कर देते हैं, सुबह वैसी की वैसी हालत हो जाती है, ठीक है ना। कौन करेगा आपको पंप? यही चीजें करेंगी जो हम आपको बता रहे हैं कि आपकी सैलरी, आपकी फैसिलिटीज, क्या लाइफस्टाइल होती है नर्सिंग ऑफिसर की, कितनी, मतलब एक तरीके से अगर आप यहां पर डॉक्टर से भी कंपेयर करें तो कहां उनके वर्किंग आवर्स कितने और आपके वर्किंग आवर्स कितने हैं। वीकली आपको 8 से 9 ऑफ है, 12 सीएल है, 30 ईएल है, 10 मेडिकल है। फीमेल एम्प्लॉइज के लिए तो 2-2 साल की, मतलब पूरे लाइफ टाइम में 2 साल की सीसीएल भी है, चाइल्ड केयर लीव है। इसके अलावा एलटीसी, मेडिकल रिइंबर्समेंट, ये चीजें जो हैं आपको, ट्यूशन फी 2 बच्चों की, मैक्सिमम 2 बच्चों की, ये चीजें आपको, एलटीसी 4 साल में 2 बार, एक ऑल इंडिया और एक होम टाउन, तो ये चीजें आपको मोटिवेटेड रखनी चाहिए। या सैलरी से बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं होना चाहिए। और दोस्तों हम आपसे कुछ प्रीवियसली कैडर से रिलेटेड चीजें डिस्कस नहीं करना चाहते। नर्सिंग ऑफिसर का जो टाइटल है, जो डेजिग्नेशन है, वो एक बड़ी, मतलब एक बड़ी चीज है दोस्तों आपके लिए कि एक ऑफिसर कैडर में आपको, जैसे चलो गेटेड नहीं है वो चीज, लेकिन एक ऑफिसर टैग जो मिलना है ना, एक अपने आप को फील देता है ऑफिसर कैडर में आपको, कि नर्सिंग में पहले मतलब किन नामों से जाना जाता था, वो चीजें एकदम से अलग थी। आज के समय में ये भी आपके लिए एक सबसे बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए, जो कि हमारे समय में नहीं थी। लड़ाइयां लड़ी है दोस्तों इन चीजों के लिए, लोगों ने जेल तक गए। दिल्ली, इंडिया में कोई जेल नहीं गया, दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ही, आपके नर्सिंग कैडर के लोग ही जेल गए। इसके लिए हम आपको बता दें, यहाँ पर नाम लेना थोड़ा सा उचित नहीं होगा, लेकिन उनको सैल्यूट है हमारी तरफ से, दिल्ली नर्सेज फेडरेशन उनको सैल्यूट करती है, सबका बड़ा रोल रहा है। लेकिन लोगों ने, हमारे लोगों ने बलिदान दिया है, हरासमेंट सहा है, प्रताड़ना सही है इसके लिए। जैसे
पर्सनल लेकर के ही किया हो उनके अगेंस्ट में किसी ने, एडमिन ने, लेकिन लोग जेल तक गए हैं इन लड़ाइयों को लड़ने के लिए। तब जाकर के आपको ये डेजिग्नेशन मिला है, ऐसे ही नहीं मिला। तब जाकर के आपको ये बेसिक मिली है, तब जाकर के आपका नर्सिंग अलाउंस जो है वो बढ़ा है, तब जाकर के आपको ड्रेस अलाउंस जो है वो पर मंथ मिल रहा है। अदरवाइज सबका ड्रेस अलाउंस जो है वो डिफेंस के अलावा 5,000 रुपये पर ईयर फिक्स हो गया है। ये आपका पर मंथ 1,800 रुपये फिक्स हुआ है उन बलिदानों के बाद में ही इतनी कुर्बानियों के बाद में ही। दोस्तों, बातें करने को बहुत कुछ हैं। हम अपनी हर एक क्लासेज में भी आपके साथ में मोटिवेशन बनाए रखेंगे आप लोगों का, लेकिन आपको भी थोड़ा सा अपने आप को सपोर्ट करना पड़ेगा और हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। हम मॉनेटरी टर्म्स में आपसे सपोर्ट नहीं मांगना चाह रहे हैं, हम आपसे केवल सपोर्ट इन टर्म्स में मांगना चाह रहे हैं कि जो चीज़ें हम आप लोगों के तक लेके आ रहे हैं वो चीज़ें एटलीस्ट आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। क्योंकि हम बड़ी ऐसा नहीं कि यार हमने कोई चीज़ पढ़ी और हमने कोई टीचर रखा हुआ आकर के बता कर चले गए। हम कंसर्न रखते हैं दोस्तों आप लोगों से कि हम जो चीज़ें लेकर के आ रहे हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए। अदरवाइज ऐसा कुछ है हमारे पास में अब आने वाले समय में हम कुछ एक चेंजेस ला करके बच्चों के क्वेश्चंस भी जो हमारे पास में क्वेरीज आएंगी वो भी आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस करना शुरू करेंगे। आज का सेशन कैसा रहा आप हमारे साथ में व्यक्तिगत रूप से या सार्वजनिक रूप से कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में बहुत जल्दी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो।